नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का जो पर्व था वो समाप्त हो चुका है और उसके रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ और 7 चरणों में चुनाव होने के बाद में 4 जून को मतगणना हुई। मतगणना में तमाम रिजल्ट आउट हो गए। हालांकि इसमें अगर हम पूरे देश की बात करें तो एनडीए को लगभग 60 सीट का नुकसान हुआ, क्योंकि लगातार जिस तरह प्रचार प्रसार था, जिस तरह भाजपा का प्रचार प्रसार था, टीवी में लगातार प्रचार प्रसार होता रहा, अखबारों में लगातार होता रहा। अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो जितना प्रचार प्रसार टीवी और अखबारों के माध्यम से सत्ताधारी दल का हुआ, विपक्षी दल को सबने बहुत कम आंका। और जिस रेसों में सत्ताधारी दल का प्रचार किया गया मीडिया द्वारा, इस हिसाब से विपक्षी दल का कोई प्रचार नहीं किया गया। हालांकि सोशल मीडिया के बल पे विपक्षी दल के तमाम लोग चुनाव लड़ते रहे कद्दावर, और उनको विश्वास सोशल मीडिया पे था। और सोशल मीडिया के जो चुनाव जो एग्जिट पोल आए, लगभग मतगणना के बाद वही सही साबित हुए। जो टीवी पे एग्जिट पोल आए वो एकदम गलत साबित हुए मतगणना के दौरान, क्योंकि टीवी चैनलों ने जो वो एजेंसी थी जिन लोगों ने सर्वे किए, हमें लगा कि सर्वे तमाम प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया 400 पार का, प्रधानमंत्री की परीक्षा में पास होने के लिए लगातार उस एग्जिट पोल को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक मोदी जी का नारा 400 पार के। कई चैनल ऐसे थे जिन्होंने 400 पार भी किया, 401 तक भी पहुंचे, कुछ 400 तक पहुंचे, कुछ 400 के आसपास पहुंचे। लेकिन जब मतगणना हुई, मतगणना ने दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया। चुनाव आयोग ने जिस तरह पारदर्शिता के साथ में मतगणना कराई, चुनाव कराई, वो सराहनीय है और वो चूंकि प्रशंसा के योग भी है। अब चूंकि मैं बात करता हूँ, अब समीक्षा करनी भी चाहिए, कम समीक्षा का समय है। मैं आज अगर सीटवार हम लोग समीक्षा करें तो आज मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की समीक्षा करूंगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हॉट सीट थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि चुनाव के दौर में जो एक बड़ा दल है वेस्ट यूपी का राष्ट्रीय लोकदल लगातार विपक्षी दल के साथ था, और कहीं ना कहीं किसान मूवमेंट जो लगातार भाजपा को घेरने का लगातार प्रयास किया गया। लेकिन जैसी रालोद का भाजपा का गठबंधन हुआ, रालोद को 2 सीटें मिली, तो हमें लगता है कि रालोद का फायदा बीजेपी से हुआ। बागपत और बिजनौर सीट रालोद के कोटे में चली गई और अच्छी मतों से जीत के 2 प्रत्याशी रालोद के संसद तक पहुंचेंगे। वहीं जो वेस्ट यूपी की जो भाजपा की सीट थी, जहां उम्मीद थी कि यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को रालोद का सहारा मिलेगा, तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 10 साल का, उसकी भरपाई जाट वोटर कर देगा, जो रालोद वोटर था। लेकिन ऐसा लगा कि रालोद वोटर भी कहीं ना कहीं नाराज था। जहां रालोद के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे, वहां रालोद के वोटर ने एकाग्रता से वोट दिया। लेकिन जहां बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, वहां कहीं ना कहीं रालोद सरकार को लेकर गुस्से में दिखाई दिया। और यही वजह रही कि अगर हम सहारनपुर मंडल की बात करें तो सहारनपुर सीट कांग्रेस के पास चली गई। ऐतिहासिक मतलब बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जब हम कैराना लोकसभा की बात करें तो कैराना में भी भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जब हम मुजफ्फरनगर की बात करें, चूंकि डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री भी हैं 2 बार से, और ये चुनाव लड़े, तो चूंकि डॉक्टर संजीव बालियान ने 2019 में चौधरी अजीत सिंह को हराया था, इसलिए उनका कद बड़ा था बीजेपी की नजरों में। लेकिन इस बार हरिंदर मलिक जो सपा के प्रत्याशी रहे, उनसे डॉक्टर संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार आज हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा की। हालांकि अगर बराबर की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मकसद ये था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जहां से बीजेपी हमेशा मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल कमजोर होती है, इसलिए मुरादाबाद मंडल से भूपेंद्र चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया कि कहीं यहाँ बीजेपी आप हो जाए। लेकिन अगर हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो वो अपने गढ़ में भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। और अगर मुरादाबाद मंडल की बात करें तो चाहे नगीना सीट हो, चाहे बिजनौर सीट हो, चाहे मुरादाबाद सीट हो, चाहे रामपुर सीट हो, अगर अमरोहा को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ समीकरण ऐसे थे कि जो बीजेपी के कुंवर सिंह तंवर जीत गए और ये तमाम सीटें एक बार फिर भाजपा ने गंवा दी, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की भी साख कहीं ना कहीं दांव पे लगी, कलह खुल गई कि कितने दम और शिद्दत के साथ में वो चुनाव लड़ा सकते थे। क्योंकि जिस लोकसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं वो लोकसभा सीट ही भाजपा हार गई, वहाँ सपा का कब्जा रहा। बिजनौर कोई रालोद की सीट थी और बिजनौर में रालोद ने अपने बल पर वहाँ सीट जीती। और हालांकि इस बार में बीजेपी और रालोद कार्यकर्ताओं के बीच में कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन रालोद ने अपने बल पे सहारे में वो सीट जीती। जब हम इंडिपेंडेंट भाजपा की बात करें तो तमाम सीटें भाजपा हार गई। तो आज हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर सरधना विधानसभा क्षेत्र की। ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि 5 साल पहले जो वोट मिली वो इस बार गायब होगी।
जो 10 साल पहले वोट मिली वो पहले गायब होगी। तो हम चर्चा करते हैं सरदना विधानसभा की कि यहाँ क्या स्थिति रही। देखिए सर, यूँ तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे 5 विधानसभा आती है, जिसमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना विधानसभा सीट है। लेकिन सरधना इसलिए अहम है कि जब 2019 में चौधरी अजीत सिंह रालोद से चुनाव लड़े और डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा चुनाव लड़े, तो सरधना विधानसभा से चूँकि 7100 वोट से बीजेपी 71 वोट ज़्यादा मिल गए थे दोनों के अंतर में, और यहाँ से डॉक्टर संजीव बालियान जीत गए थे। मैं एक बार 2014 से लेकर अब तक सरदना जो विधानसभा इसका ककहरा बताऊंगा, और फिर आप खुद एनालिसिस करोगे कि आखिर क्या कमी रही। अगर मैं 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो 2000 लोकसभा के चुनाव में जब संजीव बालियान के सामने कादिर राणा चुनाव लड़े, तो सरदना विधानसभा में आकर 65,000 वोट से कादिर राणा हारे और संजीव बालियान जीते। जब हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो जब सरदना विधानसभा में चुनाव आया, तो सरदना विधानसभा में 37,000 वोटों से संजीव बालियान आगे रहे, मतलब जीत के गए। और यही जब 2024 का रिजल्ट आता है, तो यहाँ से 45 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान हार कर चले गए। क्योंकि मैं अगर बताते चलूँ, क्योंकि संजीव बालियान को अगर 2004 की बात करें, तो इसी सरदना विधानसभा से 1,26,620 वोट मिले थे, जबकि इनके प्रतिद्वंदी बसपा से जो कादिर राणा थे, कादिर राणा को यहाँ मात्र 63,769 वोट मिले थे। और अगर 2019 की बात करूँ, तो संजीव बालियान सरदना में 1,17,530 वोट पाए थे, जबकि चौधरी अजीत सिंह 1,10,403 वोट पाए थे। मतलब यही सीट है जिसमें 7100 वोट से 7100 वोट से संजीव बालियान आ गए थे, और यही सरदना विधानसभा ने संजीव बालियान को जिताने में कामयाब रहे। और अगर हम 2024 की बात करें, तो यहाँ इस बार मतलब बढ़ने के बजाय यहाँ 80,826 टोटल वोट डॉक्टर 80,826 वोट हरिंदर मलिक को मिले, जो सपा गठबंधन के प्रत्याशी थे, और 80,781 वोट डॉक्टर संजीव बालियान को मिले। दारा सिंह प्रजापति की बात करें, तो यहाँ से 37,756 वोट मिले। मतलब 10 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सरदना विधानसभा डॉक्टर संजीव बालियान 45 वोट से हार गए, जबकि ये वही विधानसभा थी जहां 2014 में 65,000 वोट, 2019 में 37,000 वोट फालतू मिले थे। इस बार मात्र 45,000 वोट यहाँ 45,000 वोट मिले हैं, क्योंकि जो 1,17,000 वोट 2019 में पाए थे, इस बार वो डाटा कहाँ चला गया ये नहीं पता चला। अब ये लगता है कि जो यहाँ क्षत्रिय मूवमेंट था, जो गुस्सा था क्षत्रियों का, उसका कहीं ना कहीं इतना असर पड़ा, क्योंकि चुनाव के बाद लगातार भाजपा के लोगों का जो एनालिसिस था, वो लगातार ये करते रहे कि ठाकुर जो क्षत्रिय समाज है उसमें गुस्सा तो जरूर था सरकार को लेके, लेकिन जब मतदान का समय आया तो वो बदल गए। तो अब जब मतगणना हुई, सामने रिजल्ट आए, तो ये जो 2019 और 2024 का अंतर है जो 37,000 का, क्योंकि जब 2019 में सरदना से 1,17,000 वोट मिलती है डॉक्टर संजीव बालियान को, वही 2024 में यहाँ मात्र 80,000 पर सिमट जाते हैं, मतलब 37,000 वोट का नुकसान है। तो अब मतगणना के बाद ये पता चल रहा है कि क्षत्रिय समाज जो नाराज था, संभवतः उसकी नाराजगी लगातार बराबर रही, और जब मतदान करने आया क्षत्रिय समाज तो तब भी बराबर नाराजगी रही, क्योंकि ये जो 37,000 वोट का अंतर है, हम मान लेंगे कि 2019 और 2024 के बीच में 5% मतदान कम हुआ। अगर 5% को लेस कर दें, फिर भी लगभग 30,000 वोटों का यहाँ नुकसान डॉक्टर संजीव बालियान को देखने को मिला। ऐसी, चूँकि अगर हम खतौली की बात करें, तो खतौली में हालांकि वहाँ जो जीते हरिंदर मलिक, वो इस बार खतौली विधानसभा से हारे हैं, मुजफ्फरनगर से हारे हैं। बुढ़ाना और चरथावल ने उन्हें जीत के लेकर गया है। लेकिन सरदना ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर लगातार 2019 में इसी सीट से संजीव बालियान यहाँ आने के बाद जीते, और यहाँ इतना अंतर जो हुआ, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्षत्रिय जो आक्रोश था, उसका कहीं ना कहीं असर मतदान तक रहा। इसीलिए ये नतीजे मतगणना से ये पता चलता है तमाम आंकड़ों से कि बाद तक वो नाराजगी दूर नहीं हुई। तो हालांकि अगर मैं वेस्ट यूपी की बात करूँ, तो इस बार क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जहां एक बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, और उत्तर प्रदेश में जहां लगातार 80 के पार की लगातार बात करते रहे कि 80 के 80, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि लगातार जो विश्लेषण करने वाले थे चुनाव की, वो लगातार कहते रहे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो ना 2014 के पैटर्न पे, ना 2019 के पैटर्न पे। इस बार का चुनाव डिफरेंट है, यहाँ जातियों में चुनाव बटा हुआ है, और जो तमाम मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो,
ये लगातार मुद्दे, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, ये मुद्दे लगातार ऐसे रहे कि लगातार मतदान से पहले भी और मतदान के बाद तक लगातार ये मुद्दा छा रहा, जबकि 2014 और 2019 में ऐसा नहीं था। तो इसी वजह से बीजेपी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी हारी है, ये इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बीजेपी यहाँ 33-34 सीट पर सिमट जाएगी, जो एक बार 2014 में 71 तक पहुँचती है, फिर 64, फिर 62 तक पहुँचती है, और वो होते होते 10 साल बाद बीजेपी का ग्राफ 33 से 34 लोकसभा सीटों तक रह जाता है, क्योंकि बड़े बड़े दरक्कत जो बड़े बड़े मंत्री थे केंद्र सरकार में, वो तमाम धराशायी हुए। तो हम विश्लेषण करेंगे तमाम लोकसभा सीटों को अलग अलग। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम लगातार वेस्ट यूपी की तमाम लोकसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे, हालांकि हार की क्या वजह रही, जो जीते उनकी जीत की क्या वजह रही, वहाँ क्यों एंटी इनकम्बेंसी हावी नहीं रहा।